चलिए इस एक्सप्लेनर में जरा गहराई तक जाते हैं। आज हम एक ऐसे तारीखी राज से पर्दा उठाने वाले हैं जहां पैसा, ताकत और हिसाब किताब आपस में बिल्कुल टकरा जाते हैं। ये वाकई एक हैरत अंगेज कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि यकीन मानिए, ताकत और वसाइल हमेशा वो नहीं होते जो वो बाहर से दिखाई देते हैं। जरा 16वीं सदी का तस्वुर कीजिए, जब स्पेन ने नई दुनिया में लिटरली चांदी का एक मुकम्मल पहाड़ दरियाफ्त कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी मिल गई हो। रातों रात ये सल्तनत जमीन की अमीर तरीन ताकत बन गई। हर तरफ बस चांदी ही चांदी थी और दिखने में ये लामहदूद दौलत का एक ऐसा सुनहरा ख्वाब लग रहा था जिससे कोई भी अजीम फौज बनाई जा सकती थी और पूरी दुनिया के समंदरों पर हुकूमत की जा सकती थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है और वही इस एक्सप्लेनर का बुनियादी तजाद भी है। एक अजीम ताकत खजाने के इतने बड़े ढेर पर बैठकर आखिर दिवालिया कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है, लामहदूद दौलत की तस्वीर बड़ी पुरसुकून लगती है ना, और आमतौर पर इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है। लेकिन हकीकत में तारीख गवाही देती है कि ये उस अजीम सल्तनत के लिए सीधा सीधा मौत का परवाना साबित हुई। हिस्सा अव्वल, लामहदूद दौलत का तजाद। चलिए इस बैलेंस शीट की असली हकीकत को समझते हैं। नतीजा निहायत ही खौफनाक था। इतनी अजीम दौलत होने के बावजूद ये सल्तनत सिर्फ 40 साल के छोटे से अरसे में 3 अलग अलग मर्तबा, जी हां 3 मर्तबा मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गई। और देखें, ये किसी एक गलत फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि ये जाहिर करता है कि पूरे निज़ाम में ही कोई बहुत बड़ी खराबी मौजूद थी। असल हकीकत सोने की ईंटों और चांदी से लदे जहाज़ों में नहीं थी, बल्कि बैलेंस शीट के हिसाब किताब में छुपी हुई थी, जो कि बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश कर रही थी। हिस्सा दोम, उधार पर सल्तनत की मालियाती फराहमी। यहां से कहानी थोड़ी मजीद पेचीदा होती है। इस पूरी तबाही की कुंजी यहां छुपी है। असल में उन्होंने सिर्फ आई हुई चांदी को चीजें खरीदने के लिए खर्च नहीं किया, बल्कि उस चांदी को बुनियाद बनाकर उसके आने से पहले ही भारी उधार ले लिया। ये 4 कदम इस पूरी मालियाती तबाही को अच्छी तरह वाज़ेह करते हैं। पहला कदम, मुस्तकबिल में आने वाली चांदी का वादा करना। दूसरा कदम, उस वादे की बुनियाद पर इटली और जर्मनी के बैंकरों से उधार लेना। तीसरा कदम, उन पैसों से बड़ी बड़ी जंगें लड़ना। और फिर चौथा कदम, उन कर्जों पर भारी सूद अदा करना। ये वाकई एक ऐसा चक्कर था जिसने उन्हें मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया था। तो इस सब में सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस तारीखी निज़ाम को आज की जदीद मालियाती ज़बान में 16वीं सदी की लेवरेज्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी कहा जा सकता है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक हिकमत अमली थी, जहां आप फ्यूचर की आमदनी को ज़मानत के तौर पर इस्तेमाल करके तेज़ी से ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब तक चांदी आती रही और जंगें सस्ती रहीं, तब तक तो ये निज़ाम बेहतरीन चलता रहा। लेकिन खैर, तारीख हमें बार बार बताती है कि जंगें कभी सस्ती नहीं होती। हालात की संगीनी का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। ज़रा सोचिए, एक तरफ वो चांदी है जो जहाज़ों के ज़रिए दरिया पार से पहुंच रही थी, और दूसरी तरफ किंग फिलिप दूम के दौर में मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ी जाने वाली जंगें और उन पर उठने वाले सूद का ढेर। हिसाब बिल्कुल साफ था, और वो ये कि आने वाली दौलत इन अखराजात और सूद को पूरा करने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी थी। मैथ्स बस काम नहीं कर रहा था यहाँ। हिस्सा सोम, दिवालियापन का चक्कर। अब हिसाब किताब का पोल खुलने वाला था। जब आने वाली चांदी बढ़ते हुए सूद की अदायगी के लिए भी पूरी नहीं पड़ रही थी ना, तो एक ऐसा टूटने का लम्हा आया जिसे किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता था। यहां सॉवरेन डिफॉल्ट यानी सरकारी दिवालियापन की तारीफ को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है, जब कोई हुकूमत अपना कौमी कर्जा वापस करने में मुकम्मल नाकाम हो जाए या साफ इनकार कर दे। स्पेन जैसी अजीम और उस वक्त की दुनिया की सबसे अमीर तरीन सल्तनत का इस हालत तक पहुंच जाना उनकी मालियाती तबाही की शिद्दत को गहराई से जाहिर करता है। यह निज़ाम अब बुरी तरह फंस चुका था। जरा टाइमलाइन देखें। 1557 में निज़ाम पहली बार बिखरा और पहला डिफॉल्ट हुआ। फिर सिर्फ कुछ ही अरसे बाद 1575 में दूसरा और 1596 में तीसरा डिफॉल्ट सामने आया। यह लिटरली एक मुकम्मल चक्कर बन चुका था, जहां पुराने कर्जे चुकाने के लिए नई इलाके फतह करने और नई आमदनी तलाश करने की एक मुसलसल मजबूरी थी। तो इस सबसे नतीजा ये निकलता है कि ये एक ऐसी हिकमत अमली बन चुकी थी जिसे सिर्फ कायम रहने के लिए भी मुसलसल हरकत में रहना पड़ता था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी लट्टू को संभालना, जो रुका तो बस गिर जाएगा। और याद रखें, ये नाकामी किसी एक दिन या किसी एक वाक़ये का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये उनके बुनियादी मालियाती ढांचे की मुकम्मल नाकामी थी। हिस्सा चाहरम, मुल्क के अंदर मुआशी तबाही।
अब हम देखते हैं चांदी का दूसरा खतरनाक असर। कहानी यहाँ सिर्फ कर्जों और दिवालियापन तक महदूद नहीं थी। चांदी की आसान दस्तयाबी का एक और निहायत खतरनाक असर ये हुआ कि इसने स्पेन की घरेलू मईशत को अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला कर दिया। आसान पैसे की बदौलत बाहर से हर चीज़ मंगवाना यानी बैरूनी दरामदात बेहद आसान हो गया। इसके नतीजे में मुल्क की अपनी घरेलू खेतीबाड़ी और सनत मुकम्मल तौर पर तबाहाल हो गई। मेरा मतलब है, सीधी सी बात है, जब ताजिरों को चांदी के सिक्के देकर बाहर से बनी बनाई चीज़ आसानी से मिल सकती है तो मुल्क में कारखाने या खेत लगाने की क्या ही ज़रूरत है। यहाँ उस दौर की सबसे बड़ी गलतियाँ बिल्कुल वाज़े हो जाती हैं। पहली और सबसे बुनियादी गलती, उन्होंने वसाइल पर कंट्रोल को ही मालियाती कंट्रोल समझने की भूल की। दूसरी गलती, मुल्क के अंदर चीज़ें बनाना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया। और तीसरी गलती, मईशत का पूरा इन्हिसार सिर्फ ज़मीन से चांदी निकालने पर रह गया। उन्होंने प्रॉपर संस्थागत क्रेडिट मार्केट्स बनाने की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, जो लंबे अरसे तक उनकी मदद कर सकती थीं। हिस्सा पंजुम, जदीद दौर का चांदी का जाल। चलिए अब इसे आज के हालात से जोड़ते हैं। सच कहूं तो ये जानकर हैरत होती है कि आज की जदीद रियासतें और ताकतें भी बिल्कुल यही पुराना और ख़तरनाक तरीका दोहरा रही हैं। आज निज़ाम के मरकज़ में होना कल की हिफाजत की ज़मानत नहीं है। ये सोचना कि दुनिया की रिज़र्व करेंसी होने का स्टेटस आपको एक ऐसी छतरी छाया देता है जिससे लामहदूद खसारे और कर्ज़ों को हमेशा फाइनेंस किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक धोखा है। तारीख़ ने साबित किया है कि आलमी निज़ाम किसी एक वसीले पर इन्हिसार नहीं करता। इस बात को इस कोट से बेहतर शायद ही कोई समझा सके। असल मालियाती ताकत इस बारे में नहीं है कि पास कितनी चांदी है, ये निज़ाम के ढांचे के बारे में है। ये ख्याल इस पूरे एक्सप्लेनर की जान है और सदियों पर मुहित तजर्बे को बयान करता है। असल ताकत सिर्फ दरियाफ्त किए गए वसाइल में नहीं है, बल्कि उस मजबूत मालियाती ढांचे, स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन और क्रेडिट मार्केट में है जो किसी भी एक खजाने या रिसोर्स से कहीं ज़्यादा अरसे तक कायम रह सकती है। आखिर में मैं आपको एक ऐसी सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं जो वाकई गौर व फिक्र की दावत देती है। अगर आलमी निज़ाम बेरहमी से महंगे या नाकाबिले एतबार वसाइल की मुतबादिल तलाश कर लेता है, तो क्या आज की अजीम मालियाती ताकतें हकीकत में दिखने से ज़्यादा कमज़ोर हैं? सोचने वाली बात है ना। इन छुपी हुई कमज़ोरियों और ढांचे की अहमियत को समझना निहायत ज़रूरी है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।